Hello, good morning, student. I will explain you problem number 3 related to liquidation of company. Okay. Liquidation means winding up. आप लोगों को समझ में आ गया होगा. जब भी कंपनी बंद करते हैं तो एक तो दो रीज़न होते हैं. एक तो वॉलेंटरी लिक्विडेशन होता है या फिर कंपलसरी लिक्विडेशन होता है. मैंने बताया था. जब वॉलंटरी लिक्विडेशन होता है उस टाइम एक तो लॉस एक रीज़न होता है या फिर न्यू कंपनी क्रिएट करनी होती है. ये दो रीज़न मेन हो सकते हैं. और जब कंपलसरी लिक्विडेशन होता है उस टाइम लॉस भी पॉइंट है. लेकिन अगर आपने कुछ इलीगल काम किया है तो उसके वजह से भी आपको कंपनी वाइंडिंग अप करनी पड़ती है. ओके. देन प्रॉब्लम नंबर 3 जो है उसमें द बैलेंस शीट ऑफ दोराबजी लिमिटेड दिल्ली एज ऑन 31st March 2020 was as follows. Balance sheet as on 31st March 2020, liabilities and assets. लाइबिलिटी साइड एंड एसेट साइड. लाइबिलिटी में देखो शेयर कैपिटल है 2010% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹2 लाख. 100 each fully paid है. Then 3000 equity share of ₹100 each 90 paid up 2,70,000 है. और दूसरे शेयर्स है 1000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 each ₹85 paid up 85,000. देन 7% डिबेंचर्स है 1 लाख. ब्रैकेट में फ्लोटिंग चार्ज ऑन ऑल एसेट्स. क्रेडिटर्स है 2 लाख. देन एसेट साइड देखो. एसेट साइड के लैंड एंड बिल्डिंग्स 2 लाख. प्लांट एंड मशीनरी 1,50,000. फर्नीचर 20,000. स्टॉक 1 लाख. डेटर्स 1,20,000. बिल्स रिसीवेबल 20,000 और कैश इन हैंड 5,000. प्रॉफिट एंड लॉस 2,40,000. टोटल बैलेंस शीट है 8,55,000. ओके. Then the company went into voluntary liquidation as on above date. The preference share dividend was in arrears for 2 years and as per the article it was to be paid before returning the equity share capital. The debenture interest was paid up to 31st March 2020. However, the debenture holders were repaid on 30th September 2020. Included in the sundry creditors is a loan of 20,000 secured on the hypothecation of plant and machinery and preferential creditors of ₹10,000. The liquidator realized the assets as follows: land and building 1,90,000, plant and machinery 1,30,000, furniture 10,000, stock 90,000, debtors 1,50,000,
The debenture interest was paid up to 31st March 2020. However, the debenture holders were repaid on 30th September 2020. Included in sundry creditors is loan of rupees 20,000 secured on the hypothecation of plant and machinery and preferential creditors of rupees 10,000. The liquidator realized the assets उसमें है land and building 1,90,000, plant and machinery 1,30,000, furniture 10,000, stock 90,000, debtors 1,15,000, bills receivable 14,000. Legal charges on liquidation rupees 2,000 and liquidation expenses rupees 1,300. The liquidator's remuneration was fixed at rupees 500 plus 2.5% on the amount realized by him plus 2% on the amount distributed to unsecured creditors including preferential creditors. The liquidator made all payments on 30th September 2020 and prepared the liquidator's final statement of account. Okay. अब इसमें क्या है, हमें इक्विटी शेयर्स जो है वो 2 टाइप्स के बताए हैं. देन रेम्यूनरेशन जो देना है वो 500 फिक्स है और 2.5% जो है वो एसेट रियलाइज के ऊपर है और 2% जो है वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है. ओके, तो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम. स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हो, हेडिंग देंगे हम लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट of the winding up of Dorabji Limited Delhi in voluntary liquidation, liquidated on 31st March 2020. उसमें रिसीट साइड, पेमेंट साइड, एस्टिमेटेड वैल्यू और वैल्यू रियलाइज, ऐसे 2 कॉलम है. वैल्यू रियलाइज्ड मतलब जो हम वैल्यूएशन करते हैं एसेट का, मतलब एडजस्टमेंट में जो एसेट की अमाउंट होती है वो लेंगे, सिंपल टेक्निक बता रही हूँ. और एस्टिमेटेड वैल्यू में हम जो बैलेंस शीट होती है उसमें की अमाउंट लेंगे एसेट रिलेटेड. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. अब रिसीट साइड मतलब क्या, हमें जो मिलने वाला है वो, और पेमेंट साइड मतलब हमें जो देना है वो. रिसीट साइड अगर हमने देख ली तो हमें को क्या क्या मिलता है रिसीट साइड में. फर्स्ट जो हमारा कैश बैलेंस है वो तो होता ही है. देन जो हमने एसेट रियलाइज़ की है वो होती है अमाउंट हमारे पास. और उसके बाद जो शेयर की अमाउंट रहती है वो अगर वो पूरी नहीं आती है, मतलब वो बाकी है, तो वो भी अमाउंट हम रिसीट में इंक्लूड कर सकते हैं. ओके, मतलब फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ का एक शेयर है लेकिन सिर्फ 70 रुपीज़ के हिसाब से पैसे आए हैं, तो हम 30 रुपीज़ के हिसाब से पैसे मांग लेते हैं शेयर होल्डर्स को, और वो भी हमारा रिसीट मतलब इनकम हो जाता है. ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हम अब स्टार्ट करते हैं सॉल्विंग के लिए. रिसीट साइड में लिखेंगे टू कैश बैलेंस इन हैंड 5,000, क्योंकि कैश की कोई रिवैल्यूएशन नहीं होती कि 5,000 कैश है तो वो रियलाइज़ करके 4,000 या 6,000 हो गई, नहीं होता है. उसके बाद टू कैश रियलाइज्ड ऑन सेल ऑफ एसेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख की थी वो 1,90,000 हो गई. फर्नीचर 20,000 का था वो 10,000 हो गया. स्टॉक 1 लाख का था वो 90,000 हो गया. डेटर्स 1,20,000 के थे वो 1,15,000 हो गए. बिल्स रिसीवेबल 20,000 के थे वो 14,000 हो गए. ओके, एंड उसके बाद टू सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटी प्लांट एंड मशीनरी जो है उसका क्या है वो हम बाद में देखेंगे, उसके ऊपर एडजस्टमेंट है. ठीक है, तो पेमेंट नहीं, पहले ये करके लेते हैं ताकि हमें क्या होगा, पेमेंट करना आसान हो जाएगा. तो प्लांट एंड मशीनरी जो थे 1,30,000 के थे. ठीक है, और लोन के लिए वो सिक्योर्ड लोन था 20,000 का. ओके, तो मतलब उसकी ओरिजिनल वैल्यू थी 1,50,000 और हमने 1,30,000 माइनस 20 किए लोन के, तो अमाउंट हो गई सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटी. क्योंकि क्या हुआ था, 20,000 का ही लोन था लेकिन हमने 1,30,000 की प्लांट एंड मशीनरी मॉर्गेज रखी थी, हाइपोथिकेशन किया था, तो एक्सेस हो गई ना हमारी अमाउंट, तो वो सरप्लस फ्रॉम
सिक्योरिटीज़ होता है, तो 1,10,000 वो हो गए। उसके बाद हमें 3 लाख आने चाहिए थे, मतलब कॉल फ्रॉम कंट्रीब्यूशन था, उसमें कलेक्टेड ऑन 30,000 इक्विटी शेयर्स थे एट ₹1.406 पर शेयर, और 4,218 एंड 1,000 शेयर्स के थे 6,000, तो टोटल हो गए 4,218 और 6,407, मतलब 10,625। ओके, अब हम कैलसी पे, ये पॉइंट देखो थोड़ा ब्लर आ गया, कैलसी पे हम टोटल लेंगे 5,44,625 हमारी रिसीट हो गई। ओके, तो अब वन बाय वन क्या करेंगे, कैश पेमेंट करते। ओके, तो पहले लीगल चार्जेस है 2,000, लिक्विडेशन रेम्यूनरेशन 500 तो फिक्स था, 2.5% था, अमाउंट रियलाइज्ड हो गया, यहाँ पे रियलाइज करो बाय, मतलब उसने जितने भी किए हैं उसकी टोटल हो गई 5,49,000, उसके ऊपर 2.5% मतलब 13,725। ओके, उसके बाद 2% ऑन प्रेफरेंस शेयर के ऊपर था, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के ऊपर, तो वो 10,000 थे, 200 हो गया। देन 2% ऑन पेमेंट टू अनसिक्योर्ड, मतलब 1,17,000 के ऊपर 2% मतलब 3,400, मतलब टोटल रेम्यूनरेशन ही हो गया है 17,825। देन कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन है 1,300, उसके बाद प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स है 10,000, 7% डिबेंचर होल्डर्स जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट है 1 लाख और इंटरेस्ट अमाउंट है 3,500, कैसे 6 मंथ्स की। ओके, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर है 40,000 और उसके ऊपर डिविडेंड एरियर्स था 2 इयर्स का, वो है 40,000, मतलब 2,40,000 हो गई। ओके, यहाँ पे नीचे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये जो वर्किंग नोट है, वो आप लोग अच्छे से रीड करो और बाद में देखो, क्योंकि जो इक्विटी शेयर की अमाउंट है उसका जो हमने निकाला है कॉल फ्रॉम कंट्रीब्यूटर्स, तो उसकी वर्किंग नोट है उससे रिलेटेड, तो आप वो देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 4, द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ पोरवाल लिमिटेड पुणे एज ऑन 31 मार्च 2020। तो बैलेंस शीट में देखो लायबिलिटी साइड और एसेट साइड। बैलेंस लायबिलिटी साइड में शेयर कैपिटल है 508% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच 50,000, और 1,500 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच ₹50 पेड अप 75,000. Then 6% debenture having a floating charge on all the assets 40,000. Outstanding debenture interest है 2,400. Sundry creditors में mortgage of plant and machinery 30,000. Preferential है 3,100 और unsecured है 25,000. ओके, उसके बाद एसेट साइड जो है उसका देखो, लैंड एंड बिल्डिंग है 25,000, प्लांट एंड मशीनरी 60,000, फर्नीचर है 10,000, फिटिंग्स है 5,000, मोल्ड्स 50,000, स्टॉक 25,000, डेटर्स 12,500, कैश इन हैंड 500, प्रॉफिट एंड लॉस 37,500। टोटल हो गई बैलेंस शीट की 2,25,500। ओके, the company went into voluntary liquidation as on the above balance sheet date. Preference dividend was in arrears for 1 year, and as per the article of the company, it was to be paid. The liquidator realized the assets as follows:
Land and building 50,000, plant and machinery 55,000, molds 42,500, furniture 6,000, stock 21,000, debtors at rupees 10,500, fittings were worthless. The liquidation expenses amounted to rupees 2,730. The liquidator is entitled to a remuneration at 2% on assets realized and 2% on amount distributed to unsecured creditors and 10% on the amount returned to equity shareholders. In addition to the above liabilities, the liquidator had no pay rupees 900 as repairs bill of the plant and machinery. The liquidator made payments on 30th September 2020. Prepare the liquidator's final statement account. ओके तो आप लोगों को क्या करना है, लिक्विडेशन का देखो फॉर्मेट सेम ही है, कोई भी चेंजेस नहीं होते फॉर्मेट में। तो एक बार आप लोगों का 2-3 लेक्चर आप लोगों के हो गए ना, तो आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाती है। सिर्फ चेंजेस कहाँ पे होते हैं, जो सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटीज़ जो होती है वो, और इक्विटी शेयर्स जो होते हैं उसके ऊपर। ओके, तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस करो और प्रॉब्लम सॉल्व करो, ठीक है।